सबको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, डन। चलो तो भाई लेट्स स्टार्ट। यार देखो, हमने लास्ट क्लास में किरचॉफ रूल वगैरह कर लिया था। आज का जो टॉपिक चलने वाला है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा लोअर क्लासेस में भी, 10th क्लास में भी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यूज क्यों करते हैं? सीरीज या पैरेलल जो भी कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्यों यूज करते हैं हम? सर ताकि करंट वगैरह सेम रहे और मतलब वोल्टेज के लिए। कभी कभी होता क्या है, एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें वो रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं देता। सिंस कभी कभी एक सिंगल रेजिस्टेंस हमें वो रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं देता, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ताकि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए और हमें एक रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाए। तो इधर भी वही लॉजिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का, कि एक सेल बहुत ज्यादा करंट प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर मुझे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, तो हम सेल्स को कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस को यूज करते थे। और जैसे रेजिस्टेंस में हमारे पास कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल, ऐसे ही इधर भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा सीरीज और पैरेलल। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। डन। अब बस आपको एक चीज याद होनी चाहिए। क्या चीज याद होनी चाहिए? जो मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में कराया था आपको, फर्स्ट क्लास में, कि डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और मैं किसी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, तो हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? सर V इजकल टू E माइनस आई आर। बस बहुत बढ़िया, V इक्वल्स टू EMF माइनस IR। तो अब पूरा काम उसी पे है। देखो फर्स्ट केस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम पहला केस ले रहे हैं भैया, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या है, कि हमारे सेल का कोई एक एंड टर्मिनल किसी सेल के दूसरे एंड टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो जैसे ये मैंने एक बैटरी ली, इसका नेगेटिव टर्मिनल हमारे दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर ऐसे दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरीके से एंड टू एंड ज्वाइन होते जा रहे हैं, एंड सो ऑन। तो भैया मैंने कहा कि इस तरीके से मैंने सेल्स लेते चले गया। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल हम सबसे सिंपलेस्ट केस ले रहे हैं। सिंपलेस्ट केस में मैंने क्या अज्यूम किया है, कि भाई मेरे पास सिर्फ दो सेल्स कनेक्टेड हैं, इसका ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और यहाँ पे दूसरा सेल कनेक्टेड है E2, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। चेक करो कि यहाँ तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है? यस सर। डन। इस पॉइंट को मान लो A, ये वाला इंटरमीडिएट पॉइंट हो गया B, और ये वाला पॉइंट हो गया C। सपोज अब मैं आपसे इक्वेशन पूछूं, मेरे को बताओ व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर VA माइनस VB। मेरे को बताओ इसकी क्या इक्वेशन लिखूं मैं, VA माइनस VB की। करंट निकल रहा होगा इससे कुछ ना कुछ, टोटल करंट आई। बताओ क्या इक्वेशन लिखूं मैं? भैया अभी मैंने बताया डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी वाली इक्वेशन लगेगी। तो क्या मैं पॉइंट ए से बी तक लिख सकता हूं, दैट इज EMF E1 माइनस करंट फ्लो कर रहा होगा आई, क्योंकि पूरे सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। क्या पहली इक्वेशन में कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया। सिमिलरली अब आप अपने आप बता दो, अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं VB माइनस VC, तो VB माइनस VC की इक्वेशन क्या लिखूं मैं? सर E2 माइनस माइनस आई इंटू आर टू। वेरी गुड, E2 माइनस आर आई इंटू R2। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। लेकिन मुझे तो पॉइंट ए और सी के बीच में चाहिए टोटल। तो अगर मुझे पॉइंट ए और सी के बीच में चाहिए टोटल, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VC। VA माइनस VC, तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। क्योंकि अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड करूं, तो नेगेटिव VB और पॉजिटिव VB दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, VA माइनस VC। तो मतलब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इन दोनों को ऐड कर दो और मेरे को बता दो टोटल डेल्टा VAC कितना आ रहा है। चलो। भैया अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तो ई मेरे वन पास, इंटू वेरी माइनस गुड, आई आर। माइनस आई, और यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2। अगर हम मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो हमें जो कैलकुलेट करना था हमें वो मिल गया। क्या कैलकुलेट करना था, कि अगर मैं बैटरीज को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करूं, तो मेरे पास टोटल वोल्टेज कितना आएगा। तो टोटल वोल्टेज सीरीज कनेक्शन में हो जाएगा E1 प्लस E2। सिमिलरली टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल आर इंटरनल वन प्लस रेजिस्टेंस हो आर टू। जाएगा R1 प्लस R2। ये मैंने दो सेल्स के लिए लिया है। अब मैं सिमिलरली इसमें एक अपना जनरल रूल लगा सकता हूं। जनरल रूल क्या लगा रहा हूं, कि भैया अगर मेरे पास सारे के सारे सेल्स इक्वल सेल्स हैं, सबका पोटेंशियल सेम,
ई ई ई, और इस तरीके से मैंने n नंबर ऑफ सेल्स अगर कनेक्ट कर दिया, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? यस सर, चलो, E1 plus E2 so on and then even मैं बोल रहा हूँ सबके ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और ऐसे मेरे पास n सेल्स हैं। सर एन एन ई nth हो जाए। वेरी गुड। तो अगर मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ कैलकुलेट करूंगा, तो जैसा भी आपने कहा E1 E2 इस तरीके से ऐड करते चले जाओ सो ऑन तक, तो यस टोटल हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा NE। सिमिलरली अगर मेरे को इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इधर भी वही करूंगा, R1 प्लस R2 इस एंड तरीके से आर। ऐड करते जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा NR। अब एक चीज याद रखो, जैसे इधर इक्विवेलेंट ईएमएफ आया है E1 प्लस E2, तो इधर हमने प्लस साइन क्यों लिखा? इधर हमने प्लस साइन इसलिए लिखा क्योंकि इधर इसका नेगेटिव टर्मिनल, मेरी पहले वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इधर ये दोनों करंट को सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए जो टोटल करंट होगा वो इन दोनों के वोल्टेज के एडिशन के बराबर आ जाएगा। लेकिन सपोज अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर देता हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया ये नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस केस में बताओ अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? E1 minus E2। वेरी गुड। अब ये दोनों करंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, अब ये दोनों करंट को अपोज करेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे यहां पे करंट फ्लो कराएगा, तो एक यहां पे करंट फ्लो कराएगा, तो अब की बार हमारे पास जो टोटल ईएमएफ होगा वो होगा E1 माइनस E2, बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, R1 प्लस R2। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बता दो। सर लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड, हाँ बिल्कुल। तो ये कंप्लीट कर लो फॉर सीरीज कनेक्शन। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। ये भी लिख लिया सबने? यस सर। डन। तो भैया बात करते हैं हम नेक्स्ट वाले की, दैट इज पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में मतलब क्या है कि हमारे इधर वाले केस में तो बैटरी का एक एंड टर्मिनल दूसरे बैटरी के एंड टर्मिनल से कनेक्टेड था, लेकिन अब की बार हमारे बैटरी के दोनों एंड टर्मिनल्स सेल्स के दूसरे एंड टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हमने कुछ एग्जांपल इस तरीके से ले लिया, फिर से अभी मैं सिर्फ दो सेल ले रहा हूं, और फिर बाद में एक जनरल इक्वेशन डिराइव कर लेंगे कि भैया ये हमारा सेल 1 है और ये हमारे पास सेल 2 है, ये दोनों कनेक्टेड है हमारे पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस पॉइंट को मान लो पॉइंट ए, इस पॉइंट को मान लो पॉइंट बी, ईएमएफ E1, रेजिस्टेंस R1, ईएमएफ E2, रेजिस्टेंस R2। तो मेरे को बताओ, अब पैरेलल कनेक्शन में हमें पता है पैरेलल कनेक्शन में करंट डिवाइड होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया इधर से कुछ ना कुछ अगर करंट निकल रहा होगा आई, तो इधर से भी करंट एंटर कितना कर रहा होगा? आई, किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो इधर कुछ ना कुछ करंट डिवाइड हो जाएगा, सपोज इधर मैंने करंट ले लिया I1, तो इधर कुछ ना कुछ करंट डिवाइड हो जाएगा I2। और मुझे इतने भी पता है कि I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 I के बराबर होगा। तो मुझे बताओ, अगर अब मैं इक्वेशन लिखना चाहूं VA माइनस VB की, तो बताओ क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए मेरे को VA माइनस VB की? What should be the equation for VA minus VB? भाई सर क्या हुआ? E1 minus I into R1। वेरी गुड। VA माइनस VB की इक्वेशन लिखूंगा मैं E1 माइनस I1 R1। याद रखो यार, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में आपको ये तो पता होगा करंट डिवाइड होता है तो कौन सी चीज सेम रहती है? हमारे पास वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो चाहे मैं ऊपर वाली ब्रांच का लिखूं चाहे नीचे वाली ब्रांच का लिखूं, अल्टीमेटली बात सेम ही है। तो एक बार आप ऊपर वाली ब्रांच के लिए लिख सकते हो और एक बार आप नीचे वाली ब्रांच के लिए लिख सकते हो, तो मेरे पास इधर आ जाएगा E2 माइनस I2R2। अब क्या करना है नेक्स्ट काम? नेक्स्ट आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी है कि भैया हमारे पास जो करंट है वो इन दोनों का एडिशन इक्वल्स टू आई होगा। तो आप लिखोगे अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और आपका टारगेट क्या है कैलकुलेट करने का? आपका टारगेट है अल्टीमेटली इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब मुझे डेरिवेशन से मतलब नहीं है, मेरे को बस ये स्टेप से मतलब था, तो ये मैंने स्टेप लिख दिया। क्या मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके? यस सर। यस सर। डन। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली आंसर लिखें, तो याद रखो यार हमारे पास क्या आएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ? हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E1 R2
प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और सिमिलरली R इक्विवेलेंट कितना आएगा, हमारे पास R इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर जो मेरे को पॉइंट समझाना है वो मैं समझा दूंगा। चेक कर लो, कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लो। डन सर। डन, चलो भाई बढ़िया। प्रीवियस स्लाइड दिखानी है, ये लो। यस सर। डन सर। ओके डन, चलो चलो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यार। क्या आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा है? जनरली ये फॉर्मूला कब आता है, जब हमारे पास दो इक्विवेलेंट मतलब दो रेजिस्टेंस होते हैं पैरेलल में। तो याद रखो अल्टीमेटली आपके पास ये फॉर्मूला वही आ रहा है जो फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का होता है पैरेलल के लिए। अब बात करेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ की। तो यार ये मैंने अभी आपको दो सेल्स के लिए करा दिया, जैसे हमने सीरीज में क्या किया था, दो सेल्स के लिए डिराइव किया था और उसी को अप्लाई करने की कोशिश करी थी एन नंबर ऑफ सेल्स के लिए। तो क्या इधर भी आप वही कर सकते हो? अगर मैं आपको कह दूं कि भैया मेरे पास एन नंबर ऑफ सेल्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड है और सबका ईएमएफ सेम है, सबका ईएमएफ कितना है, सबका ईएमएफ ई है और सबका रेजिस्टेंस भी सेम है, सबका रेजिस्टेंस आर है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि अब इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करूं? भाई मैंने दो सेल्स लिए हैं पैरेलल में, उसके लिए जनरल इक्वेशन डिराइव करी है। मैं कह रहा हूं मेरे पास अब ऐसे एन नंबर ऑफ सेल्स हैं और हम सिंपलेस्ट केस लेके चलेंगे। ये जो एन नंबर ऑफ सेल्स हैं ये सारे के सारे सेल्स सेम है, सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ इसी फॉर्मूले की हेल्प से कि भैया मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा। सो इक्विवेलेंट ईएमएफ डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा तो मतलब एन लिखूं? सर ई। सर भाई वेरी गुड, फाइनल आंसर आएगा ई। कैसे आएगा चलो चेक करके बताता हूं। सपोज आप क्या करो, आप पहले और सिंपल केस ले लो। आप कर लो कि भैया मेरे पास दो सेल्स हैं जिनका ईएमएफ सेम है। तो अगर मेरे पास दो सेल्स है तो मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, ई इंटू आर प्लस ई इंटू आर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2ER बाय 2R। टू टू कैंसल, आर आर कैंसल, तो ईएमएफ कितना आएगा, ई आएगा। और यार मैंने अभी तो बताया पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर ये मैंने आपको दो सेल्स के लिए डिराइव करके दिखाया है तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि भैया एन नंबर ऑफ सेल्स के लिए भी यही चीज होगी, NER डिवाइडेड बाय NR अल्टीमेटली कट जाएगा और फिर से कितना आएगा आपके पास, ई। ई ही आएगा। डन डन डन, डायरेक्टली ई लिख दूं आंसर? यस यस। डन। अब बात करते हैं आर इक्विवेलेंट की। तो अभी मैंने बताया कि भैया आर इक्विवेलेंट कैसे कनेक्ट कैलकुलेट होगा, डायरेक्टली जो आपके पास पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला है 1/r प्लस 1/r। मेरे को बताओ ऐसे कितने सेल्स हैं, ऐसे n सेल्स हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख सकता हूं n/r के बराबर आएगी, 1 प्लस Yes, 1 sir. प्लस 1 इस तरीके से। तो आर इक्विवेलेंट फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल आर इक्विवेलेंट R हो by जाएगा N. r बाई एन। और ये चीज हमें 10th में भी पढ़ाई जाती है, 12th में भी पढ़ाई जाती है कि जब मेरे पास बहुत सारे सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा डायरेक्टली आर डिवाइडेड बाय एन। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो हमने सीरीज कनेक्शन भी कर लिया, पैरेलल कनेक्शन भी कर लिया। अब हमें एक और चीज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है कि भाई सीरीज कनेक्शन में मैं चाहता हूं कि भैया मेरे पास वोल्टेज तो ज्यादा मिलेगा लेकिन अब मैं उससे मैक्सिमम करंट कैसे लूं। सिमिलरली पैरेलल कनेक्शन में मैक्सिमम करंट कैसे लूं। तो अब हमें कंडीशंस फाइंड करनी है, कंडीशंस फॉर मैक्सिमम करंट फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या चीज समझ में आ गई, हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अब? Yes. यस सर। Done. सर एक बार स्लाइड दिखा दो सर, हाँ ये लो। पिछले वाली। डन सर। डन, चलो तो भैया हेडिंग लिख लो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। हम मैक्सिमम करंट के लिए कंडीशंस फाइंड करना चाहते हैं कि हम अपने सर्किट में मैक्सिमम करंट कैसे ड्रॉ करें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। सबसे पहला फिर से वही सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करनी है। अब याद रखना हमारे सिलेबस में बिल्कुल सिंपलेस्ट केस ही है
कि सारी बैटरी सेम है और वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कि भैया मैंने क्या किया, मैंने n नंबर ऑफ सेल्स ले लिए और इन सबको कनेक्ट कर दिया सीरीज में। याद रखना ये n नंबर ऑफ सेल्स हैं। और इस पूरे सर्किट में हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइन कर दिया, मतलब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस ज्वाइन कर दिया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, सबका ईएमएफ सेम है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा भाई, E अभी तो बताया। माइनस आई। भाई अगर हाँ, सीरीज कनेक्शन है, अभी तो बताया सीरीज कनेक्शन है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा एन सेल्स के लिए, N एन into ई, भी वही लिख दो। बिल्कुल, तो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा एन ई। मेरे को बताओ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 एन R आर। NR। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इतने सारे सेल्स को रिप्लेस कर रहा हूं एक सिंगल डायग्राम में। तो भैया मेरे पास सिंगल डायग्राम कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि मेरे पास एक सेल है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास एन आर, इक्विवेलेंट बैटरी का हो जाएगा मेरे पास एन ई, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो मेरे को बताओ ये पूरा का पूरा सर्किट सीरीज कनेक्शन हो गया या पैरेलल कनेक्शन हो गया भैया, ये अभी भी सर सीरीज सीरीज। कनेक्शन ही तो है। Yes, sir. तो मेरे को Yes. बताओ, अब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूं, तो ये एन आर और ये कैपिटल आर ये दोनों सीरीज में हो रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू एन आर प्लस कैपिटल आर। Yes, sir. Yes, sir. मेरे को टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, मेरे पास टोटल पोटेंशियल है, तो क्या मैं टोटल करंट फाइंड कर सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा कि व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। ये जो सर्किट के अंदर करंट है भैया, ये कितना फ्लो कर रहा है। तो मेरे पास करंट की इक्वेशन होती है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस है एन आर प्लस कैपिटल आर। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, स्पेशल केसेस ले रहा हूं। केस वन, केस वन मैंने क्या अज्यूम किया कि भैया मेरा जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा है। तो मेरे को बताओ, अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा ले लेता हूं, तो मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करके बताओ। NE upon SR। वेरी गुड, एन NR ने ई भी तो अपॉन किया एन आर, ये कट गया तो मेरे पास आया ई बाय आर। दूसरा केस लो कि भैया मैंने कहा कि मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो मेरे को बताओ अब करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। NE upon capital R। वेरी गुड। अब आप मेरे को देख के बताओ कि इन दोनों केसेस में से कौन से केस में करंट ज्यादा मिल रहा है आपको, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड सेकंड केस। वाले केस में। Second case. सेकंड भाई केस। सेकंड केस में, क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ n मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर तो बल्कि n कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो याद रख लो कि जब भी मेरे सेल्स, या जब भी इसका उल्टा कहो कि जब भी मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो उस केस में मैं हमेशा सेल्स को कैसे कनेक्ट करूं जिससे मेरे को मैक्सिमम करंट मिले। उस केस में हम सीरीज। हमेशा सेल्स की सीरीज ग्रुपिंग करेंगे। याद रखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, चेक कर लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा बहुत छोटा होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो उस केस में हम सेल्स को हमेशा सीरीज ग्रुपिंग में करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम करंट मिल जाए। डन सर। Done, डन, sir. बहुत डन बढ़िया। सर। तो वही सीरीज कनेक्शन अगर क्लियर है तो आ जाते हैं अपने दूसरे वाले पे, पैरेलल कनेक्शन में। और जैसे मैंने बताया, लेना सिंपलेस्ट केस ही है कि सेम नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है, सेम सेल्स कनेक्टेड है पैरेलल में। हाँ रोहित, बिल्कुल रोहित बताओ, ये वाली स्लाइड या इससे पहले वाली। इससे पहले डन, डन सर। डन, चलो भाई डन, गुड। तो भैया अब आ जाते हैं पैरेलल कनेक्शन पे, पैरेलल ग्रुपिंग पे। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई मेरे पास सेम ऐसे सेल्स कनेक्टेड हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं, मैं m नंबर ऑफ सेल्स ले रहा हूं, m, ताकि मैं थोड़ा पैरेलल और सीरीज में एक डिफरेंस रख सकूं, इसलिए n की जगह मैं m ले रहा हूं कि मेरे पास ऐसे m नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है। और ये फिर फाइनल पूरा का पूरा सर्किट किससे कनेक्टेड है, ये फाइनली फिर पूरा का पूरा सर्किट मेरे एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है।
तो यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया R, सबका ईएमएफ सेम ई, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम R। तो मेरे को फिर से बता दो, अगर ये पैरेलल ग्रुपिंग है तो इस केस में टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? ई ई आएगा। बहुत बढ़िया। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? R/N। आर बाय एन। आर by बाई n एन। तो इधर एम सेल से तो कितना हो जाना चाहिए? आर बाई एम। M। अब जब मैं इसको पूरे को एक सिंगल सर्किट में रिप्लेस करूंगा तो भैया मेरे पास एक बैटरी मिलेगी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिलेगा। ये बैटरी का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर बाय एम, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आर। मेरे को बताओ अब ये पूरा कनेक्शन आपका किस में मिल रहा है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। ये मिल रहा है सीरीज के अंदर। तो अब की बार मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे टोटल रेजिस्टेंस होगा आर बाय एम प्लस प्लस आर। आर। इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास आर प्लस एम आर डिवाइडेड बाय एम। M। तो आप मेरे को अब टोटल करंट फाइंड करके बता दो कि इस पूरे सर्किट से जो टोटल करंट निकलेगा वो कितना फ्लो करेगा। चलो। टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, वही इक्वेशन है आपके पास। तो व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट? सर ई एम अपॉन आर प्लस एम आर। वेरी गुड। तो आपके पास आ जाएगा एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एम आर। अब जैसे मैंने स्पेशल केसेस यहां लिए थे कि एक बार इंटरनल रेजिस्टेंस को छोटा रखा, एक बार एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को छोटा रखा, तो वही दो केसेस आप यहां पे भी अप्लाई कर दो और मेरे को चेक करके बताओ कौन से केस में आपके पास करंट ज्यादा आ रहा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बड़ा रख के या इंटरनल रेजिस्टेंस को बड़ा रख के। तो भैया यहां पे लिख देता हूं, करंट हमारे पास आया एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एम आर। सबसे पहला केस कि भैया मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ा ले रहा हूं इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो अब की बार जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी ई बाय R। आर। कैपिटल आर। वेरी गुड। दूसरा केस मैंने लिया कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इस केस में मेरे पास करंट की वैल्यू आ रही है एम ई बाय स्मॉल आर। तो इस केस में मैं क्या साफ देख रहा हूं कि भैया जब भी मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सीरीज का उल्टा हो रहा है, जब भी मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा होगा तो उस केस में हम हमेशा सेल्स को कैसे ग्रुप करना चाहेंगे जिससे मैक्सिमम करंट मिल जाए? उस केस में हम करना चाहेंगे पैरेलल पैरेलल। ग्रुपिंग। डन सर। डन। चलो। लेकिन यार एक बात बताओ, पहले केस में सीरीज में मेरे को क्या पता चला? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, सीरीज कनेक्शन कर डाला। दूसरे केस में क्या पता चला? इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने पैरेलल ग्रुपिंग कर डाली। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो फिर उस केस में आप कैसी ग्रुपिंग करोगे? तो वही चीज है हमारा लास्ट केस, थर्ड केस, दैट इज मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब है कि इधर हमारा सीरीज कनेक्शन भी चलेगा और साथ के साथ क्या चलेगा? पैरेलल कनेक्शन भी पैरेलल। चलेगा। तो फटाफट इसकी इक्वेशन देख लेते हैं कि इक्वेशन क्या आ रही है। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने हर एक ब्रांच में, ऐसे मैंने हर एक ब्रांच में एन नंबर ऑफ सेल्स ले लिए, और ऐसे मैंने कितनी ब्रांच कनेक्ट कर दी? ऐसे मैंने एन एम नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्ट कर दी, और इस पूरे को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक सर्किट एक्सटर्नल अप्लायंस से, दैट इज कैपिटल आर। भाई रिपीट, मैंने कहा हर एक ब्रांच में कितने सेल्स हैं? एन सेल्स हैं। कितनी ब्रांचेस है मेरे पास ऐसी? मेरे पास ऐसी एम ब्रांचेस हैं, एम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं। सबका रेजिस्टेंस सेम, सबका ईएमएफ सेम। तो अब आप मेरे को बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखूं? सोच के बताओ, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखूं? भाई किसी का कुछ आंसर नहीं। व्हाट शुड बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ? रियांशी आपका भी कोई आंसर नहीं। दिवेश? सर ब्रांचेस को मतलब एन और ई से मल्टीप्लाई करके।
तो देखो मेरे को बताओ, सपोज अगर एक सिर्फ ऊपर वाली सिंगल ब्रांच होती, बाकी ब्रांचेस को भूल जाओ, अगर सिर्फ ऊपर वाली सिंगल ब्रांच होती तो टोटल ईएमएफ कितना आता? NE। एनई। तो मैं कह सकता हूं कि हर एक ब्रांच का एनई एनई आएगा, क्योंकि सारी Yes। ब्रांचेस में एन नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब आपको पता है यार, पैरेलल में सेम ईएमएफ होता है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना लिखूं? इक्विवेलेंट NE। ईएमएफ आ जाएगा एनई। भैया सब लोग चेक करो, सबको क्लियर है या नहीं कि इक्विवेलेंट ईएमएफ एनई कैसे आया? Yes. जो एक ब्रांच का ईएमएफ होगा, देखो जैसे इधर जो एक ब्रांच का ईएमएफ होगा वही इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा पैरेलल कनेक्शन के केस में। तो इधर मैंने एक ब्रांच का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लिया। एक ब्रांच का इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर एनई है तो पूरे पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट ईएमएफ भी एनई आएगा। सिमिलरली मेरे को बताओ, एक ब्रांच का, एक ऊपर सिंगल ब्रांच का मैं इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? NR। एनआर। और ऐसे मेरे पास एम नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, तो मेरे को बताओ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिखूं मैं? एक ब्रांच का डिवाइडेड बाय टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? M। एम। तो M. यहाँ पे डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा। भैया चेक कर लो, मैंने इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दिया है। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो पहले इसमें। No sir। डन। No, sir. तो भैया फिर से इसको एक सिंगल सर्किट डायग्राम में रिप्लेस कर दो कि भैया मेरे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ है एनई, इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है एन आर बाई एम, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। तो मेरे को बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना लिखा जाएगा? NR upon M plus capital R। वेरी गुड। अगर मैं इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूं तो मेरे को मिलेगा एन आर प्लस एम आर डिवाइडेड बाय एम। मैंने आपको इक्विवेलेंट Yes ईएमएफ sir। दे दिया, मैंने आपको टोटल रेजिस्टेंस दे दिया। जरा करंट की इक्वेशन बताओ, करंट की इक्वेशन कितनी आ रही है? चलो। सर NE into M upon NR plus MR। वेरी गुड। भैया सब लोग कैलकुलेट करके देखो, सबके पास आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा, कि टोटल करंट आएगा हमारे पास एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस कैपिटल आर। डन सर। डन। बहुत बढ़िया दिवेश। अब देखो यार, मैं अगर इसमें स्पेशल कंडीशन लगाऊं कि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को बड़ा कर देता हूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी आएगी? मेरे पास करंट की वैल्यू आएगी एम ई बाय एन आर। उसके बाद सॉरी एन एन जाएगा। Yes sir। उसके बाद अगर मैं सेकंड कंडीशन लगाऊं कि भैया मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो मेरे पास करंट की वैल्यू आएगी एन ई बाय कैपिटल आर। अब मैं इन दोनों में जज नहीं कर सकता कि कौन सा करंट बड़ा है, तो इसलिए इस केस में क्या होता है, जब भी हमारे पास भैया इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों ऑलमोस्ट इक्वल से होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो उस केस में हम मैक्सिमम करंट हमेशा मिक्स्ड ग्रुपिंग से निकालेंगे। तो आपके लिए मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए ये फॉर्मूला हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। चेक करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। No sir। No, sir. कंप्लीट करो यहां तक। Done, sir. Done, sir. डन। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन दे दूं जो आपके आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। Yes sir। Yes, यस sir. सर। चलो डन, तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर। गिव मी अ मिनट प्लीज। चलो भाई, क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब लोग चेक करो। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ईल्स हैं। ईल्स मतलब आपको पता ही होगा, इट्स काइंड ऑफ अ वेल्स, जो फिश जो इलेक्ट्रिक शॉक्स देती हैं। पता है सबको इसके बारे में या नहीं? यस Yes, सर। sir. चलो डन। यस सर। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास ईल्स है और उसके अंदर हमारे पास एक सर्किट कनेक्टेड है। हमने ये अज्यूम कर लिया। क्या सर्किट कनेक्टेड है? उसने कहा कि भैया हमारे पास हर एक सेल का ईएमएफ गिवन है। कितना ईएमएफ गिवन है? 0.15 वोल्ट गिवन है। और उसने कहा है कि भैया हमारे पास एम रोज, कितनी रोज हैं? 100 रोज हैं। हर एक रोज में कितने सेल्स कनेक्टेड हैं? हर एक रोज में हमारे पास 5000 सेल्स कनेक्टेड हैं। सबका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.25 ओम्स। पायल बिल्कुल ये लो, पहले आप ऐसा करो, बैक स्लाइड देख लो, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई। Done, sir. डन। चलो, तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है कि हमारे पास ईल है जिसके अंदर हमने कुछ सर्किट इस तरीके का अज्यूम कर लिया है कि ईल्स के अंदर हमारे बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हैं।
हर एक सेल का ईएमएफ हमें गिवन है 0.15 वोल्ट। ऐसे मेरे पास हर एक ब्रांच में कितने सेल्स कनेक्टेड हैं? 5000 सेल्स कनेक्टेड हैं। और मेरे पास ऐसी कितनी ब्रांचेस हैं? मेरे पास ऐसी 100 ब्रांचेस हैं। इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेरे को गिवन है 0.25 ओम्स। ये इल्स वाटर में फ्लोट कर रही है, वाटर में मूव कर रही है, वाटर का रेजिस्टेंस मेरे को गिवन है, वाटर का रेजिस्टेंस है 500 ओम्स। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड बाय द ईल। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस्ड बाय द ईल? ऑप्शंस दे रहा हूं, सब लोग चेक करेंगे। ऑप्शंस में गिवन है 1.5 एम्पियर्स, सेकेंड ऑप्शन 15 एम्पियर्स, थर्ड ऑप्शन 3 एम्पियर्स, और लास्ट ऑप्शन 30 एम्पियर्स। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। इस क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली क्लियर तो हो ही रहा है कि भैया किस कौन से केस का ग्रुपिंग, कौन सा केस है ये? मिक्स ग्रुपिंग है। सारी वैल्यूज गिवन है, बस सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना। सुहानी गुड, चेक करेंगे। दिवेश बिल्कुल सही। क्षितिज आपका भी सही है। चलो डन भाई। फटाफट दो तीन बच्चों और आंसर दो, अभी चार बच्चों का ही आंसर आया है। अभी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है यार, बहुत बढ़िया। इसमें तो कोई इतना दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी, फटाफट आंसर आना चाहिए था। प्रशांत बिल्कुल सही। यार मेरे को पता है ये मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है? MNE डिवाइडेड बाय NR प्लस कैपिटल MR। तो यार आपको M की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है। सब्स्टिट्यूट कर लेना और चेक करो, करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, दैट इज 1.5 एम्पियर्स। डन सर। डन। यस सर। चलो तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका हो गया है? Yes, यस। sir. चलो डन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल है 36 सेल्स। हमारे पास टोटल 36 सेल्स हैं। हर एक सेल का ईएमएफ हमें गिवन है 1.5 वोल्ट। और मेरे को क्या बोला हुआ है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोला हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम्स। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आपको यह बताना है व्हाट विल बी द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग, कि भैया इन सेल्स को मेरे को किस टाइप से ग्रुप करना चाहिए ताकि मेरे को मैक्सिमम करंट मिल जाए। और सेकंड पार्ट, आपको वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा हमारे पास 36 सेल्स हैं, हर एक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम्स। आपको बताना है कि हमें किस टाइप से ग्रुपिंग करनी चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग, ताकि हमें मैक्सिमम करंट मिले, और फिर उस मैक्सिमम करंट की वैल्यू चाहिए। चलो सोचो एंड ट्राई टू कैलकुलेट। देखते हैं भैया सुहानी और यांशी। देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये ईच सेल के लिए है वैल्यू।
हम्म। भाई अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो भाई डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को आप रिकॉल करा दो। सबसे पहले आप मेरे को रिकॉल करा दो, सीरीज कनेक्शन के लिए क्या कंडीशन थी? कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए, कौन सा रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी गुड, बड़ा होना एक्सटर्नल चाहिए। रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और फिर अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी? कि हमारा इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होना चाहिए कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चलो, तो सबसे पहले भाई मेजोरिटी बच्चों ने जो आंसर दिया है वो मेरे को सीरीज कनेक्शन दिया है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, सीरीज कनेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं कि सीरीज कनेक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो मुझे एक बार बताओ, अगर मैं सीरीज कनेक्शन अज्यूम कर लूं तो मेरे को बताओ एन आर की वैल्यू कितनी आएगी? एन आर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी आएगी भैया? 0.5 इंटू 36, बेसिकली हाफ इंटू 36। हाफ इंटू 36 कितना हो जाएगा? 18 ओम्स भैया। लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो गिवन है 2 ओम्स। तो क्या इस केस में मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बड़ा आ रहा है? No, नो sir. सर। Yes, तो sir. फिर आप सीरीज में कैसे कनेक्ट कर सकते हो? गलत, सीरीज नहीं हो सकता। क्या मेरी ये चीज क्लियर हुई या नहीं? Yes, Yes. sir. गुड। कि जैसे ही आप इसको सीरीज में अज्यूम कर लोगे तो सीरीज में तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 18 आ रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 आ रही है। तो हमारा सीरीज वाला जो कंडीशन है वो तो वायलेट हो गई। अब आप अज्यूम कर लो भैया पैरेलल। अगर मैं पैरेलल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस निकालूं तो भैया फॉर्मूला होता है आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेल्स। तो इधर मेरे आर की वैल्यू है 0.5 और एम की वैल्यू है 36। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो बेसिकली 1/72 आएगा। 1/72 मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मुझे इतना पता 0.0 समथिंग आएगा। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। डन। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम्स। लेकिन भाई अभी फिर से गलत हो गया। जब मैं पैरेलल कनेक्शन कर रहा हूं तो मेरा जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। लेकिन इधर तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है जब मैं पैरेलल कनेक्शन अज्यूम कर रहा हूं तो भैया चलिए यहाँ पे मिक्स्ड भी कनेक्शन कंडीशन। होगा. क्या चीज? मिक्स मिक्स ग्रुप ग्रुप होगा. ही है। बिल्कुल। हमें दिख गया सीरीज की कंडीशन वायलेट हो रही है, पैरेलल की कंडीशन वायलेट हो रही है, तो अल्टीमेटली कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं। जब सीरीज नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो भैया फिर तो मिक्स ग्रुपिंग ही होगा ना। तो याद रख लो, सबसे पहले पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि हमारा ये कनेक्शन होना चाहिए मिक्स्ड ग्रुपिंग में। क्या भैया आपको डाउट क्लियर है कि सीरीज और पैरेलल क्यों नहीं होगा? Yes, सर। sir. गुड, बहुत बढ़िया। अब अगर ये सीरीज और पैरेलल नहीं है, मिक्स ग्रुपिंग है, तो मिक्स ग्रुपिंग के अंदर अब आपको करंट फाइंड करने का फॉर्मूला पता है। करंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एम एन ई, एम एन ई डिवाइडेड बाय एन आर प्लस एम आर। लेकिन अब एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भैया? मुझे इसके लिए एम की और एन की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। तो अब ये सोच के बताओ एम और एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें हम? हाउ टू कैलकुलेट एम इंटू एन या एम एन, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करें एम और एन की? पहले ये बताओ यहां आर तक। इक्विवेलेंट से। किससे? आर इक्विवेलेंट से? यस सर। आर इक्विवेलेंट कैसे करोगे बताओ? सर एन स्मॉल आर बाय एम। अच्छा, आप कह रहे हो टोटल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एन आर बाय कैपिटल एम, ये? यस। तो ये तो फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो इसमें किस किस की वैल्यू पता है आपको? आर की वैल्यू पता है, एन स्मॉल आर की वैल्यू पता है, एन और एम की वैल्यू नहीं पता। बाकी तुमने लॉजिक बिल्कुल सही लगाया। चलो देखो, सबसे पहली इक्वेशन में क्या यूज करूंगा? सबसे पहली इक्वेशन में यूज करूंगा, जैसे अभी बताया, कि मुझे पता है मिक्स ग्रुपिंग के केस में एन आर मस्ट बी इक्वल टू एम कैपिटल आर। तो एन बाय एम क्या मैं लिख सकता हूं? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। इसको इधर यस भेजा, सर। इसको इधर भेजा। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 2। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो मुझे एक इक्वेशन तो मिल गई, एन बाय एम मस्ट बी इक्वल टू 4। चेक करो इक्वेशन 1 में कोई दिक्कत?
नो No, सर। बढ़िया। अब एक चीज मेरे को सोच के बताना भैया, मैंने कहा सपोज ये मेरे पास कनेक्टेड हैं 3 सेल्स। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास कनेक्टेड हैं 3 सेल्स, और ऐसे मैंने कितनी ब्रांचेस ले ली? ऐसे मैंने 2 ब्रांचेस ले ली, 2 ब्रांचेस ले ली। तो मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ सेल्स, मतलब n की वैल्यू है 3, m की वैल्यू है 2, तो मेरे को बताओ टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप? भाई डाउट अभी भी आप बरकरार है। रिपीट, मैंने कहा मैंने 2 ब्रांचेस ली हैं, मतलब m की वैल्यू कितनी ली है मैंने? 2 अज्यूम किया मैंने। मैंने कहा हर एक ब्रांचेस में सेल हैं 3, तो मेरे को बताओ टोटल सेल कितने हो गए? 6। 6। तो ये 6 आया कैसे? तो याद रखो टोटल नंबर ऑफ सेल्स की वैल्यू आ जाती है m इंटू एन से। याद रखो, अगर मैं m इंटू एन लिख दूं तो मेरे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सेल्स। चेक कर लो क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस डन। सर। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर है तो मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि भैया मेरे को क्वेश्चन में गिवन है टोटल नंबर ऑफ सेल्स, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट होते हैं m इंटू एन से, और टोटल नंबर ऑफ सेल्स गिवन है 36, इक्वेशन 2। यार हमारा मैथ्स का रूल कहता है 2 इक्वेशन और 2 ही वेरिएबल्स सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं, इन 2 इक्वेशंस को कैलकुलेट करो, मेरे को m की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताओ, और उसके बाद फिर हम अपने आप कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम करंट। चलो सॉल्व करो इन 2 इक्वेशंस को। भाई इक्वेशन 1 का सीधा सीधा मतलब है n इक्वल्स टू 4m, तो इस n की वैल्यू यहां रख दो, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। भैया आई होप किसी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। एम की वैल्यू 3 सर m की वैल्यू 3 है m की वैल्यू एंड 3 है, तो n की एंड वैल्यू एन कितनी की हो वैल्यू जाएगी? 12। 12। 12। बिल्कुल सही। भाई बाकी मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, डन। m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 12, डन डन, बिल्कुल सही है। अगर किसी को कैलकुलेट नहीं हो रहा हो तो बता देना, मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, लेकिन बस बता देना भैया। तो भैया मैक्सिमम करंट निकाल लो, अब तो सब कुछ तो पता है, आपके बच्चे की जान लोगे, अब पता तो है सब कुछ। तो चलो कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर मैक्सिमम करंट। और पहले ही किसी ने मेरे को मैक्सिमम करंट बता दिया था, प्रशांत। नियर बाय वैल्यू आ रही है। महक नहीं, 4.5 नहीं है आंसर, उसके नियर बाय आंसर है। कैलकुलेट करके देख लो, ये हो जाएगा 36 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 12, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.5 मतलब हाफ, प्लस एम की वैल्यू है 3 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना गिवन था क्वेश्चन में? 2। तो बेसिकली ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6, मतलब 18 डिवाइडेड बाय 12। मैंने कुछ सही लिखा गलत लिखा? भाई चेक कर लेना मैंने वैल्यू सही रखी या नहीं रखी। हाँ मैंने वैल्यू सही रखी है। ठीक है। तो 3 और ये 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6। अच्छा बाकी सबका आंसर भैया मतलब सही आ रहा है फिर तो। 9/6, और कुछ कैंसिल हो सकता है? 3/2। तो आप सबने मैक्सिमम करंट कैसे कैलकुलेट किया और 4.5 कह रहे हो आप लोग? भैया सब लोग चेक करके बताओ। तो ये काफी, हाँ 1.5 आ रहा है, काफी बच्चों ने आंसर 4.5 दिया है। जरा एक बार चेक करो, अगर मेरी कोई गलती लग रही है तो मेरे को बता दो। नो सर। ओके डन। हाँ गलती है भैया, 36 इंटू 1.5 18 नहीं होता, वो तो 36 इंटू 0.5 होता है। जरा फिर से कैलकुलेट करो, 36 इंटू 1.5 बताओ कितना आएगा? सर हाँ 54। क्षितिज, बिल्कुल मेरी गलती थी क्षितिज, थैंक यू। यार 54 भी कैसे आएगा 36 इंटू 1.5? सर 54.0 आएगा ना। अच्छा 54.0 ही आ रहा है क्या? ठीक है भैया तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 12। तो अब कैलकुलेट कर लो, मेरी गलती है भैया, मैंने ठीक कर ली, मेरी गलती थी, मेरे को पता चल गया। तो फिर आंसर जो भी आ रहा होगा, आंसर फिर तो 4.5 ही आ रहा है। यस। डन, फिर तुम लोग सही थे भैया।
अगर आप सबको यहाँ तक क्लियर है तो आप बढ़ चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉम्बिनेशन ऑफ sir. सेल्स खत्म, डन। चलो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स खत्म, तो आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका मैंने आपको पहले ही एक प्रिंसिपल बता दिया था। गैल्वेनोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या थी? Null deflection. नल डिफ्लेक्शन, मतलब P बाई क्यू मस्ट बी इक्वल टू R बाई एस। तो चलो Yes, फटाफट sir. अब उसी पे काम करके चलेंगे। बढ़ चलूं आगे ना? Yes, sir. चलो डन, लेट्स प्रोसीड। भैया हमने लास्ट क्लास में एक अपना टॉपिक कर लिया था व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसी से रिकॉल करके आगे बढ़ूंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने आपको बता दिया था कि टोटल आपको मिलेंगे 4 रेजिस्टेंस, कम से कम 4 तो मतलब होने ही चाहिए, और वो इस टाइप के ब्रिज फॉर्म में होंगे, एक स्क्वायर फॉर्म या डायमंड फॉर्म में मिलेगा बेसिकली आपको। भैया मैंने इस रेजिस्टेंस को मान लिया P, इस रेजिस्टेंस को मान लिया मैंने R, इस रेजिस्टेंस को Q, इस रेजिस्टेंस को S। तो हमारी कंडीशन क्या कहती है कि अगर P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस आ रहा है, या इसी को रीअरेंज करो, P बाय R इक्वल्स टू अगर Q बाय S आ रहा है, तो ये हमारी कहलाएगी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। और अगर हमारा व्हीटस्टोन कभी भी बैलेंस्ड होगा तो कौन सा रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा? बीच वाला. बीच वाला। बीच वाले का मतलब है वो रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा जो हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड ना हो। जैसे क्वेश्चन क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दे सकता है, सपोज मैंने बैटरी के टर्मिनल्स यहीं पे कनेक्ट कर दिए, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब मेरे को बताओ कौन सा रेजिस्टेंस कैंसिल होना चाहिए? सर जो अभी बनाया. ये ले लो R1, ये ले हो R2, बताओ कौन सा R2. कैंसिल होगा? R2. अब की बार R2 कैंसिल होगा क्योंकि वो बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। बिल्कुल Yes. बढ़िया, बहुत सही। तो बस इस चीज का ध्यान देना। तो भैया बस हमें यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लेके चलना है, और इसके हेल्प से हम एक इलेक्ट्रिक डिवाइस पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज मीटर ब्रिज। तो अब हेडिंग लिख लो अपनी, मीटर ब्रिज, जो हमें पढ़नी है। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का यूज क्या है? मीटर ब्रिज का यूज है टू फाइंड दी अननोन रेजिस्टेंस, कि भैया मेरे को 3 रेजिस्टेंस नोन होंगे, 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, और किसी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारे पास मीटर ब्रिज, स्टार्टिंग पॉइंट ए, एंड पॉइंट बी। इस रेजिस्टेंस को ले लो R, और इस रेजिस्टेंस को ले लो S। करूं एक्सप्लेन करना स्टार्ट? Yes, sir. Yes, चलो sir. डन। याद रखना यार, ये मीटर ब्रिज में जो हमारी वायर ए बी है, इसकी लेंथ जनरली हम हमेशा 1 मीटर ही लेते हैं। इसकी लेंथ अगर 1 मीटर है तो सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी? 100 100 centimeter. 100 सेंटीमीटर। तो हम यह हमने इसकी लेंथ ले ली 100 सेंटीमीटर। ए हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बी हमेशा एंड पॉइंट होगा। भैया मेरे को दिख गया कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस आ रहा है R, एक रेजिस्टेंस आ रहा है S, और इस पूरे सेटअप को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, और यहां बीच में हम कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा जॉकी से, नीडल से, जो हमें बताएगी कि हमें नल पॉइंट डिफ्लेक्शन कहां मिल रहा है। तो भाई सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे को जो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो यहां मिल रहा है। अगर मेरे को नल पॉइंट डिफ्लेक्शन यहां मिल रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से मेरे पास फिर से वो ब्रिज फॉर्म हो रहा है? एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, और एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, और उनके बीच में ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा नल पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा हमारा नल पॉइंट। क्या डायग्राम बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। भैया डायग्राम क्लियर है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले रेजिस्टेंस को मान रहे हैं P, और इस वाले रेजिस्टेंस को मान रहे हैं Q। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर? Sir, rho into L by A. वेरी गुड। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भैया रो इंटू एल बाय ए। तो ये जो वायर है, इस वायर को ऐसा करता हूं, किसी और कलर से ड्रॉ कर देता हूं। जो ये वायर है, ये पूरी की पूरी वायर की थिकनेस सेम है, वायर की थिकनेस कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही। अगर वायर की थिकनेस कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही, मतलब P के लिए जो एरिया होगा और Q के लिए जो एरिया होगा, कह सकता हूं कि दोनों का एरिया सेम होगा। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। फिर ये पूरी की पूरी वायर का जो मटेरियल है ये भी सेम है। अगर इस पूरी वायर का मटेरियल सेम है, तो क्या मैं कह सकता हूं P के लिए जो रेजिस्टिविटी होगी और Q के लिए जो रेजिस्टिविटी होगी वो भी सेम होगी?
यस सर। Yes, sir. बस डिफरेंस क्या होगा कि भैया P के लिए लेंथ L1 होगी तो Q के लिए लेंथ कुछ ना कुछ कितनी हो जाएगी 100 L2, minus और minus L2 को मैं लिखूंगा 100 माइनस L1। अब आप बोलोगे सर हमने 1 माइनस L1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यार अगर मैं 1 लिख दूंगा तो 1 मीटर एक बड़ा डायमेंशन हो गया, बल्कि इसमें जो नल पॉइंट मिलेगा वो हल्के से स्लाइड करने पे ही मिल जाएगा। तो हम हमेशा अपने जो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे वो मीटर के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, वो हम किसके टर्म्स में लिखेंगे? सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखेंगे। तो इसलिए इधर हम 1 माइनस L1 नहीं लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 100 माइनस L1। क्या लॉजिक क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. चलो डन। तो भैया मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। मुझे पता है नल पॉइंट मिला है तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई एस। P की जगह लिखूंगा रो L1 डिवाइडेड बाय एरिया, और Q की जगह भी मैं वही लिखूंगा, Q की जगह लिखूंगा रो 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय एरिया इक्वल्स टू R बाय एस। तो मेरे को बताओ S की इक्वेशन कितनी आ रही है? व्हाट विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर S? मेरे को S कैलकुलेट करना है, ये मेरे लिए अननोन है। तो मेरे को बताओ अब कैसे कैलकुलेट करूं फॉर S? भाई साफ दिख रहा है रो ए कैंसल। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ रही है? इक्वेशन बन के आ रही है L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1 इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय S। मेरे को S कैलकुलेट करना है तो S का फॉर्मूला आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1। ये आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है। यस सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ बुक्स में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है S इक्वल्स टू R इंटू L1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1। क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है? भाई कोई नहीं बोला। ये फॉर्मूला सही है या गलत है? तो याद रखो ये वाला फॉर्मूला भी सही है, बस कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने S इसको लिया है और R इसको लिया है। क्या चीजें क्लियर हैं बिल्कुल? यस सर। तो याद Yes, रखो sir. अगर मैं अननोन रेजिस्टेंस R को ले लेता हूं और नॉन रेजिस्टेंस S को ले लेता हूं तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर मैं इस वाले साइड को अननोन लेता हूं तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो याद रखो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूले सही हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि मैं किसको अननोन ले रहा हूं और किसको नॉन ले रहा हूं। आई होप मेरा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस सर। Yes, sir. तो यहां तक कंप्लीट करो, पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। डन Done. सर। डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ध्यान दो। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने एक मीटर ब्रिज का सेटअप लिया और मेरे को मीटर ब्रिज का जो सेटअप मिल रहा है, मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है 40 सेंटीमीटर की लेंथ पे। मतलब यहाँ ये 0 होता है हमेशा, ये वाला पॉइंट हमेशा 100 होता है। तो मेरे को नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है? मेरे को नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में मिल रहा है। जब मैंने एरिया, जब मैंने अपनी वायर की जो थिकनेस थी वो मैंने कितनी ली है? जब मैंने वायर की थिकनेस ली है x। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मेरे को बताओ कि अब मेरे को नया नल पॉइंट कहां मिलेगा जब मैं वायर के थिकनेस को डबल ले लेता हूं, 2x ले लेता हूं। तो मेरे को नया नल पॉइंट किधर मिलेगा? चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। रिपीट कर देता हूं। जब मैंने इतनी थिकनेस ली वायर की, रिपीट कर दो। हाँ रिपीट। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज ये वायर है पी क्यू, इस वायर की थिकनेस मैंने कितनी ली है? एक्स। तो जब मैंने वायर की थिकनेस एक्स ली है तो मेरे को ये नल पॉइंट कितने डिस्टेंस में मिल रहा है? 40 सेंटीमीटर पे। लेकिन सपोज अब मैं वायर की थिकनेस को डबल ले रहा हूं, मैंने वायर की थिकनेस को डबल कर दिया, 2x कर दिया। तो जब मैं वायर की थिकनेस को 2x कर रहा हूं तो आपको बताना है कि अब मेरा ये नल पॉइंट, नया नल पॉइंट किधर मिलेगा? किधर मिलेगा नया नल पॉइंट? अब क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. डन। Sir. तो भैया ट्राई टू कैलकुलेट कि किधर मिलेगा मेरे को नया नल पॉइंट। मैं ठीक है देखते हैं। कैलकुलेट करो और मेरे को 1 मिनट दो, तब तक आप सब लोग आंसर सेंड करते रहो मेरे को।
चलो तो ऐसा करता हूँ, ऑप्शन दे दूं क्या तुम्हें? यस सर। डन। ऑप्शन देके पोल कंडक्ट कर देता हूँ। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। चलो भाई, 1 मिनट और देता हूँ फटाफट, फिर पोल कंडक्ट कर देता हूँ। सब लोग चेक कर लो सबके हिसाब से क्या क्या आंसर होने चाहिए। 40, 80, 20, 10। हम्म। चलो तो भाई, लेट्स कंडक्ट दी पोल। बहुत दिन हो गए पोल कंडक्ट किए हुए। भाई याद रखो, 1 मिनट तक के अंदर ही आंसर देना है, उससे ज्यादा टाइम मत लिया करना। बराबर बराबर सी बात चल रही है। चलो भाई, दैट्स इट। और अभी से सिर्फ 32 लोगों ने, आधी स्ट्रेंथ ने आंसर दिया है। नालायक हो, थोड़ा जल्दी कर लो। भाई बहुत ही डल रिस्पॉन्स आया, मतलब सिर्फ 35 लोगों ने, हाफ स्ट्रेंथ से भी कम। चलो भाई, दैट्स इट, 1 मिनट तो हो ही गया। भाई मेजोरिटी बच्चों ने आंसर दिया है 20 सेंटीमीटर, और फिर सबसे कम डी। मैं बताता हूँ आंसर इसका क्या है। इसका आंसर है यार ऑप्शन ए, 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर क्यों है? आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि इधर मैंने एरिया एरिया कैंसिल क्यों किया था। इधर एरिया एरिया कैंसिल इसलिए किया था क्योंकि पूरे पीक्यू वायर की थिकनेस कितनी है? सेम है। थिकनेस सेम है तो एरिया कैंसिल आउट हो गया था। तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि जो हमारा नल पॉइंट है वो वायर की थिकनेस पर डिपेंड नहीं नहीं करता। कर रहा है। नल पॉइंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द वायर। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हमारे पास वायर पूरे की पूरी यूनिफॉर्म थिकनेस की होगी। और आपको लोड लेना ही नहीं है, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो, सबके सिलेबस में यूनिफॉर्म थिकनेस वाला ही क्वेश्चन आएगा। तो भैया इसलिए बस याद रखना, नल पॉइंट थिकनेस पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास आंसर सेम आएगा जो पहले आ रहा था। नल पॉइंट विल रिमेन सेम, दैट इज 40 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? यस सर। यस सर। डन। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसके बाद एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अननोन मतलब रेजिस्टेंस लिया आर, और राइट हैंड साइड में रेजिस्टेंस लिया एस। तो जो मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है, नल पॉइंट मेरे को मिल रहा है 40 सेंटीमीटर पे। अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर दिया। मैंने इधर कर दिया एस और इधर कर दिया आर। तो आपको बताना है वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट। चलो, व्हाट विल बी द न्यू नल पॉइंट? ऑप्शन दे देता हूं यार, क्या याद रखोगे? वैसे तो ये फुद्दू सा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बनता नहीं है। चलो, पोल कंडक्ट कर देता हूं। ओके, प्रज्वल बहुत सही, कृतिका बिल्कुल सही। ये लो भाई, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ यार, ट्राई टू गिव दी आंसर्स इन मिनिमम टाइम, ज्यादा टाइम मत लो। भाई बढ़िया, अब आई ना स्पीड, लोगों ने फटाक बैठे तैयार कि कब पोल कंडक्ट होगा। डन 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 डन। भाई लास्ट 10 सेकेंड्स।
यार इसमें मेजोरिटी बच्चों का आंसर गलत है। मेजोरिटी बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन ए कि भैया नल पॉइंट चेंज नहीं होगा, वो 40 सेंटीमीटर ही रहेगा। गलत। यार मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं बताया था कि अगर मेरा अननोन रेजिस्टेंस राइट हैंड साइड में है तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा R इंटू 100 - L1/L1। लेकिन अगर मैं अननोन रेजिस्टेंस को लेफ्ट हैंड साइड कनेक्ट कर देता हूं तो फिर मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर मेरे पास फॉर्मूला बनेगा R × L/100 - L1। तो आपको सीधा सीधा याद क्या रखना है कि अगर मैं रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर देता हूं तो जो हमारी लेंथ है P और Q वो भी इंटरचेंज हो जाएगी। तो जैसे इस डायग्राम पे वापस आओ, मैं कह रहा हूं ये 40 सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग लेंथ कितनी मिलेगी? 60। 60। तो अगर मैं ऊपर वाले रेजिस्टेंस को चेंज कर देता हूं तो याद रखो ये नीचे वाली लेंथ भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। आपस में इंटरचेंज हो जाएगी तो अब मेरे पास नल पॉइंट कितने उस पे मिलेगा? 60 60 सेंटीमीटर पे मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। यस सर। भाई क्लियर हो गई ये वाली बातें? यस सर। चलो डन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की बात हो गई, अब आ जाते हैं एक न्यूमेरिकल पे। और अब चेक करो ये न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिंपल न्यूमेरिकल, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, चेक करेंगे। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है S। मीटर ब्रिज से हमने कनेक्ट कर दिया। मेरे को नल पॉइंट कितनी लेंथ पे मिल रहा है? मेरे को नल पॉइंट मिल रहा है 40 सेंटीमीटर की लेंथ पे, मतलब L1 की वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस S से एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। इसी S के ऊपर मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है? 12 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो क्वेश्चन ने कहा कि अब जो नया नल पॉइंट आपको मिलेगा, अब नया नल पॉइंट आपको मिल रहा है 50 सेंटीमीटर की लेंथ पे। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू फॉर R एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर S। चेक करो क्वेश्चन क्लियर है या रिपीट करूं? रिपीट। भाई हमारे पास दो रेजिस्टेंस थे R और S, जो जनरल मीटर ब्रिज में होता है। मैंने जब ये R और S को कनेक्ट किया हुआ है सिर्फ, तो मेरे को नल पॉइंट कहां मिल रहा है? 40 सेंटीमीटर की लेंथ पे। अब मैंने S के ऊपर एक और रेजिस्टेंस लगा दिया पैरेलल में, तो डेफिनेटली नल पॉइंट चेंज हो जाएगा क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो नल पॉइंट चेंज होके अब मेरे को मिला है 50 सेंटीमीटर की लेंथ पे। बस यही इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है what is the value for R and what is the value for S। तो साथ के साथ सॉल्व करें। यस सर। चलो डन। साथ के साथ सॉल्व करते हैं। तो भैया सबसे देखो, सबसे पहली इक्वेशन क्या बनेगी? क्या मैं लिख सकता हूं अभी हमने जो पीछे देखा था सबसे पहली इक्वेशन के हिसाब से, S/R मस्ट बी इक्वल्स टू 100 - L1 डिवाइडेड बाय L1। ये फॉर्मूला होता है। तो मैं लिख सकता हूं S/R 100 - L1 मतलब 100 - 40 कितना हो जाएगा? ऊपर 60 और नीचे लेंथ कितनी हो जाएगी? 40। तो मतलब S/R, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 3/2। सब लोग भाई ईमानदारी से चेक करके बताओ इक्वेशन 1 बिल्कुल क्लियर है या नहीं? यस सर। डन। इक्वेशन 1 क्लियर है। अब आ जाओ अपने सेकंड केस पे। सेकंड केस में भैया S के ऊपर एक पैरेलल में लग गया रेजिस्टेंस। तो यार मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 + 1/R2। डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। याद रखना ये 1/R1 + 1/R2 को सिंप्लीफाई करके ही ये फॉर्मूला आया है। तो डायरेक्टली हम यही यूज करेंगे। तो देखो S की जगह मेरे को उन दोनों का इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। तो क्या मैं लिख दूं 12S डिवाइडेड बाय 12 + S? हाँ या ना? ये मैंने यस। सिर्फ इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस लिखा है, याद रखना। अब मेरे को डिवाइडेड बाय क्या करना है? मेरे को होल डिवाइडेड बाय R लिखना है। तो मैंने होल डिवाइडेड बाय R लिख दिया। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 100 - L1/L1। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 50, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 के बराबर। तो क्या मैं कह सकता हूं
12s divided by 12 plus s must be equals to r. यस सर। भैया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और मैंने आपको बता ही रखा है जब भी दो इक्वेशंस हो, दो वेरिएबल्स हो, तो हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बस आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कैलकुलेट करनी है और एस और आर दोनों की वैल्यू बतानी है। सब लोग चेक कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो पहले स्टेप्स में, कैलकुलेशन अभी देख लेंगे, पहले आप स्टेप्स में चेक कर लो, स्टेप्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर ये 50/50 कैसे लिखा आपने? 50/50 ऐसे लिखा क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब हमने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो मेरे को नल पॉइंट कितनी लेंथ में मिल रहा है, 50 पे। ऊपर आना चाहिए 100 माइनस L1, तो हो जाएगा 100 माइनस 50, तो कितना आएगा 50, डिवाइडेड बाय L1, तो वो भी कितना होगा 50 होगा। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। डन। तो भैया सब लोग जरा सॉल्व करो अपने आप, कैसे सॉल्व करोगे आप अपने आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, और मेरे को आंसर बता दो आर और एस का। सर R1 इंटू R2 को 12s क्यों लिखा? R1 इंटू R2 को 12s क्यों लिखा? ठीक है, R1 R2 का मतलब क्या है? R1 R2 का मतलब होता है वो दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से कौन से दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है? 12 और S, तो इसलिए 12 इंटू S। क्या कुछ रिपीट करूं इसमें? नो सर। डन। तो भैया इतना काम मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए कि आपको एस और आर इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके मेरे को नेक्स्ट क्लास में बतानी है। डन डन डन। यस सर। वेरी गुड। और महक का आंसर आ भी गया है। महक आपके है ना, आर की वैल्यू सही आ रही है, एस की वैल्यू गलत आ रही है, स्क्वायर रूट करना भूल गए हो आप। एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, मैं लिख देता हूं, सब लोग वेरीफाई कर लेना आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। आर की वैल्यू आनी चाहिए 4 ओम्स, एस की वैल्यू आनी चाहिए 6 ओम्स। तो भैया दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट